अरे अर्जुन अर्जुन अर्जुन, मैं तुम्हारे ही घर आने वाला था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यही मिल गए। हाँ हाँ, बोलो ना वीरू भाई, क्या बात है? देखो अर्जुन, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कुछ समय पहले तो तुम एक एक पाई के मोहताज थे। माने कि तुम्हारे पास खाने तक के लिए धन नहीं होता था। लेकिन भैया, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन, इतना पैसा, तुम्हारे पास कहाँ से आया ये सब? और ऊपर से तुम अब गरीबों की मदद करते हो। और तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि मेरे पास कहाँ से आया और मैं किसकी मदद करता हूँ? अरे मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा भला बुरा देखना ये तो ये बताओ, पड़ोसी धर्म नहीं निभाओगे? मुझको नहीं बताओगे? हैं? हाँ, तुम्हें जरूर बताता, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि हमारे बुरे समय में तुमने हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तुमसे केवल थोड़ा सा धन उधार मांगने आए थे और तुमने हमें भगा दिया था। तुम्हारे पास धन था, मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से भूखे थे, लेकिन तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल दया नहीं की। और सुनो, आइंदा मुझसे बातचीत करने की कोशिश भी मत करना, समझे? चलो। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। देखता हूँ ये जंगल में क्या करने जाता है, क्योंकि मैंने तुझे शिकार करते तो देखा नहीं। रुक जा बेटा, तेरे ऊपर अब मेरी नजर है। इतना कहकर वीरू चुपके से अर्जुन का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वीरू जंगल के उस स्थान पर पहुंचा जहां चांदी का वृक्ष था। चांदी के वृक्ष को देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या? ये तो साक्षात चांदी का वृक्ष है। वीरू थोड़ी दूर एक वृक्ष के पीछे छिप गया। तभी वहाँ मायावी हिरण और मैना पक्षी आ पहुँचे। वीरू दूर से ये दृश्य देखने लगा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरे मित्र। इतना कहकर हिरण की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और वहाँ ढेर सारी चांदी प्रकट हो गई। इस चांदी को तुम ले जा सकते हो। मेरे मित्र, देखो, चांदी तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन अब मतलब बहुत हो गया। अब तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम और तुम्हारी पत्नी, जो मैना पक्षी के रूप में रहती है, श्रापित कैसे हुए? अब तो बताना पड़ेगा। अब देखो, अब नहीं छुपाओगे, बताओ। मायावी हिरण की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर कोई और होता तो मैं नहीं बताता, लेकिन अब तुम मेरे मित्र बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात को ठुकरा नहीं सकता। सुनो, ये कुछ समय पुरानी बात है। मायावी हिरण पुरानी यादों में खो गया। कुछ समय पहले राजकुमार आदित्य शिकार की खोज में जंगल की गहराई में भटक रहा था। कुछ देर बाद उसे तेज प्यास लगी। अरे बाप रे, बहुत तेज प्यास लगी है। कोई तालाब तलाशना होगा। इतना कहकर राजकुमार आदित्य इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर चांदी के वृक्ष पर पड़ी। हाँ, हे भगवान, ये तो चांदी का वृक्ष है। वृक्ष को देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। अगले ही पल चांदी के वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। मोटे तने पर एक गोल द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार में से एक सुंदर राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी बाहर आ गए। राजकुमार आदित्य ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, नीचे उतरा और उन दोनों के पास पहुंचा। हैं? तुम कौन हो? सुंदर राजकुमार मुस्कुराया। मैं राजकुमार रजत हूँ और ये हमारी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा है। हम दोनों रजत लोक के वासी हैं। ये चांदी का वृक्ष 2 दुनियाओं को जोड़ने वाला द्वार है। राजकुमार आदित्य ये सब देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। वैसे तुम्हारी शक्ल
राजा भैरव से बहुत ज्यादा मिलती है। ये सुनकर राजकुमार आदित्य चौंक गया। वैसे जो राजा भैरव है ना, वो तो मेरे परदादा थे, लेकिन ये बताओ तुमने उन्हें कैसे जाना? माने कि मैंने तो उन्हें केवल महल की दीवारों में टंगी तस्वीरों पर ही देखा है, पर तुमने पहचान लिया कैसे? कैसे? क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। ये सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह चौंक गया। क्या मित्र? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? उनकी मृत्यु को हुए तो 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, और वो तो बहुत वृद्ध अवस्था में मारे थे। फिर तुम्हारे मित्र? देखो, मेरी आयु कम से कम 2000 वर्ष से अधिक हो चुकी है। क्या? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे? देखो, अगर कोई और होता तो मैं कभी ये रहस्य नहीं बताता, लेकिन तुम राजा भैरव के वंशज हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार रजत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देखो, मेरी उंगली में ये अंगूठी और हाथ में ये कड़ा है। ये दोनों ही चमत्कारी हैं। इन्हीं की वजह से मैं हजारों वर्षों तक जीवित रहता हूँ। ये सुनकर राजकुमार आदित्य के मन में लालच जन्म लेने लगा। क्या मैं तुम्हारे लोक में आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, आ सकते हो। जब भी तुम्हारा हमारे लोक में आने का मन करे, इस चांदी के जादुई वृक्ष से बस इतना कहना कि राजकुमार रजत ने तुम्हें आमंत्रित किया है। ये वृक्ष तुम्हें सीधे हमारी दुनिया तक पहुंचा देगा। इतना कहकर राजकुमार रजत अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा के साथ चांदी के वृक्ष के गोल द्वार से अपने लोक में लौट गया। राजकुमार आदित्य अपने महल लौट आया। पूरी रात वो सो नहीं सका। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और मन में विचार उमड़ते रहे। ऐसे ही रात बीती और सुबह हो गई। फिर दूसरी शाम आ गई। रात के समय राजकुमार आदित्य अचानक उठ बैठा। अगर मैं वो अंगूठी और कड़ा प्राप्त कर लूं, तो मैं भी कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। हजारों वर्ष तक जवान रहूंगा और शासन करता रहूंगा। ये विचार आते ही वो घोड़े पर सवार हुआ और सीधे चांदी के वृक्ष की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। राजकुमार आदित्य घोड़े से उतरा और चांदी के वृक्ष के सामने खड़ा हुआ। हाँ, यही करता हूँ। मुझे राजकुमार रजत ने आमंत्रित किया है। इतना कहते ही चांदी के वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और एक गोल द्वार प्रकट हुआ। राजकुमार आदित्य ने जैसे ही उस द्वार में प्रवेश किया, कुछ ही क्षणों बाद वो दूसरे चांदी के वृक्ष से बाहर निकला। उसके सामने भव्य चांदी का महल खड़ा था। ओ, रजत लोक, यानी कि चांदी का लोक। वो चांदी के महल के भीतर चला गया। महल के भीतर चलते चलते वो एक कक्ष में पहुंचा, जहां राजकुमार रजत अपनी पत्नी राजकुमारी वसुंधरा के साथ सो रहा था। तभी उसकी नजर बिस्तर के पास रखी अंगूठी और कड़े पर पड़ी। चलो, मेरा काम तो आसान हो गया। अब मैं दोनों को उठाकर भाग जाऊंगा। जैसे ही राजकुमार आदित्य ने अंगूठी उठाई, अगले ही पल राजकुमार रजत की आंख खुल गई। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अब मैं भी हमेशा जवान रहूंगा। राजकुमार रजत सब समझ गया। उसने तुरंत अपना कड़ा संभाला और सैनिकों को आवाज देने लगा। डर के मारे राजकुमार आदित्य महल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। राजकुमार रजत की चीख सुनकर राजकुमारी वसुंधरा जाग गई। क्या हुआ? पृथ्वी लोक का राजकुमार आदित्य हमारी अंगूठी लेकर भाग गया। वो अंगूठी किसी भी कीमत पर वापस लानी होगी। चलो जल्दी से। इतना कहकर राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा उसके पीछे दौड़ पड़े। राजकुमार आदित्य चांदी के वृक्ष के द्वार से होते हुए पृथ्वी लोक में वापस पहुंचा।
राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा भी उसके पीछे पीछे पृथ्वी लोक में आ गए। उसी क्षण चांदी के वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और वहाँ एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वो क्रोधित नजरों से दोनों को देखने लगा। हे वृक्ष के देवता, आप हमें इस तरह क्रोध से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अपने वंश की अमानत को तुम संभाल कर नहीं रख सके। राजकुमार रजत, तुम्हें पता होना चाहिए था कि जिन जादुई वस्तुओं का रहस्य तुम्हारे पास था वो किसी को बताना नहीं चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी भूल की है और अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज के बाद तुम दोनों अपने लोक में अधिक समय तक नहीं ठहर पाओगे। यदि ठहरे तो जलकर राख हो जाओगे। जब तक वो अंगूठी वापस नहीं मिल जाती तुम दोनों इसी वृक्ष के आसपास रहोगे, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। तुम हिरण और तुम मैना पक्षी के रूप में रहोगे। इतना कहकर देवता की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं, जो सीधे राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा के शरीर पर पड़ी। राजकुमार रजत हिरण में परिवर्तित हो गया और राजकुमारी वसुंधरा मैना पक्षी में बदल गई। यहीं पर वो घटना समाप्त हो गई। ये सब सुनकर अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। ओ, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। तुम तभी श्राप से मुक्त हो जाओगे जब वो अंगूठी दोबारा प्राप्त कर लोगे, है ना? हाँ, तुम सही समझे। दूर से ये सारी बातचीत वीरू सुन रहा था। आहा, अब सारा मामला पकड़ में आया। तो ये बात तुरंत राजकुमार आदित्य को पता चलनी चाहिए। अब मुझे याद आ रहा है, एक बार बातों बातों में राजकुमार आदित्य ने मुझसे कहा था कि जंगल में एक बड़ा ही विचित्र वृक्ष है जो मुझे चाहकर भी याद नहीं आता। आ, आ, आ। इतना कहकर वीरू तेजी से राजमहल की ओर दौड़ पड़ा। वीरू ने राजमहल पहुंचकर सारी घटना राजकुमार आदित्य को सुना दी। ये सुनते ही राजकुमार आदित्य सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। वाह 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 वाह, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। सच कहूं तो मैं उस जादुई अंगूठी को लेकर अपनी दुनिया में भाग रहा था, तभी रास्ते में मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया। जब सुबह होश आया तो मुझे सब कुछ याद था, सिवा उस चांदी के वृक्ष के रास्ते के। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वृक्ष मुझे कभी मिला नहीं। वो मेरी स्मृति से मिट चुका था। तो फिर चलिए राजकुमार, अब तो सारा खेल सामने आ चुका है, चलिए। राजकुमार आदित्य वीरू के साथ घोड़े पर सवार होकर चांदी के वृक्ष तक पहुंचा। उन्हें देखकर अर्जुन चौंक गया। हिरण और मैना पक्षी भी सतर्क हो गए। जब तुम्हारे मित्र तुम्हें अपनी घटना सुना रहे थे ना, तब मैं दूर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। मुझे सब कुछ पता चल गया, इसीलिए मैं राजकुमार आदित्य को यहाँ ले आया। लाओ, अब वो कड़ा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मैना पक्षी के यानी कि तुम्हारी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लाओ। ये सुनकर हिरण क्रोध से कांप उठा। तुम्हारी वजह से हम दोनों श्रापित हुए। जो अंगूठी तुम मेरे लोक से चुरा कर लाए थे, लाओ वो मुझे वापस दे दो। नामुमकिन, तुम वो कड़ा मुझे दो। उसी क्षण अर्जुन के मन में एक विचार आया। सुनिए 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 सुनिए, राजकुमार रजत, आप वो कड़ा मुझे दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कल वो अंगूठी सुरक्षित रूप से आपको लौटा दूंगा। हिरण के रूप में खड़े राजकुमार रजत ने अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखी। उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और एक जादुई कड़ा प्रकट हो गया। अर्जुन ने वो कड़ा अपनी कलाई में पहन लिया। अगर आपको ये कड़ा चाहिए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए, अगर आप हार गए तो आपको वो अंगूठी मुझे देनी पड़ेगी। हाँ, मंजूर है, लेकिन याद रखना,
अगर तुम हारे तो ये कड़ा मुझे देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है, चलिए आइए। कुछ ही देर में अर्जुन और राजकुमार आदित्य मैदान में उतर आए। दोनों के बीच तलवारों से भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य घायल होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। उसने अंगूठी और कड़ा दोनों हिरण के हवाले कर दिए। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ वृक्ष का देवता प्रकट हुआ। उसकी आंखों से निकली किरणों ने राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा को उनके असली रूप में लौटा दिया। राजकुमार रजत ने तुरंत अंगूठी और कड़ा अपने हाथों में पहन लिया। अब तुम दोनों श्राप से मुक्त हो चुके हो। अर्जुन वृक्ष के देवता के चरणों में गिर पड़ा। वृक्ष देवता, मेरी वजह से जो राजकुमार आदित्य घायल हुए, कृपया करके उनको ठीक कर दीजिए। उनके राज्य को उनकी जरूरत है। तुम बहुत अच्छे और दयालु मानव हो। इतना कहकर देवता की आंखों से निकली किरणें राजकुमार आदित्य के शरीर पर पड़ी। राजकुमार आदित्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। राजकुमार आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। क्षमा कर दीजिए मुझे। राजकुमार रजत ने उसे उठाया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो अर्जुन से सीखो। इसके जैसे दयालु बनो। राजकुमार रजत और राजकुमारी वसुंधरा अपने लोक में लौट गए। राजकुमार आदित्य अर्जुन और वीरू को लेकर राजमहल पहुंचा। उसने वीरू को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। अर्जुन मुस्कुराया और अपने घर की ओर चला गया।